Hello, hi everyone, all of you students. मैं हुसैन फौजदार आपका लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम अपना जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका मॉडल पेपर 4 लेकर के आए, जो आपके लिए रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, ऑल टेट एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। यही माता पिता के विपरीत गुण कौन से नियम में पाए जाते हैं? समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, बीज कोष की निरंतरता का नियम। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यही माता पिता के विपरीत गुण किस नियम के अनुसार पाए जाते हैं? प्रत्यागमन का नियम। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, समानता के नियम की बात करें तो समान गुण पाए जाएंगे माता पिता के, जो समान गुण होते हैं वैसे ही बालक में हस्तांतरित होते हैं। अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, यानी माता पिता से कुछ जो गुण होते हैं उनको अर्जित करना। तीसरा था बीज कोष की निरंतरता का नियम, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होना बीज कोष की निरंतरता के नियम के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर बात की है उसने विपरीत गुणों की, तो वो कौन से होंगे? प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग की अवस्था में बालक रहता है, यानी जब बालक में कोई संवेग उत्पन्न होते हैं उस स्थिति में बालक किस प्रकार रहता है? सामान्य होता है, असामान्य होता है, साधारण होता है या विशिष्ट होता है? तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, संवेग की अवस्था में बालक रहता है, क्या रहेगा? सामान्य, असामान्य, साधारण या विशिष्ट? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असामान्य। यानी जब बालक में किसी भी प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है तो वो असामान्य होता है, यानी सामान्य व्यवहार नहीं करता है, उस संवेग से प्रभावित होकर के व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि एक भौतिक विकास है, तो विकास है, वृद्धि तो भौतिक विकास माना गया है, यानी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, आकार आदि का बढ़ना क्या होता है? वृद्धि। ये क्या है? भौतिक विकास होता है। जबकि विकास क्या है? गुणात्मक, अगुणात्मक, अनुशासनात्मक, उपरोक्त सभी। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो विकास कैसा होता है ये बताना है। देखिए विकास जो बालक का या व्यक्ति का जो विकास होता है वो गुणात्मक भी होता है, अगुणात्मक भी होता है और अनुशासनात्मक भी होता है, यानी सभी तरह का विकास होता है बालक में। तो यहाँ का पर आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 6 में पढ़ने वाले बालक में शब्द भंडार का संग्रह हो जाता है, यानी कक्षा 6 का जो बालक होता है उसमें लगभग कितने शब्दों का ज्ञान या भंडार समाहित हो जाता है? 1000 शब्द, 5000 शब्द, 500 शब्द, 100 शब्द। तो देखिए कक्षा 6 में पढ़ने वाला जो बालक होता है उसका जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होकर के लगभग कितनी हो जाती है? 5000 जो शब्द है वो हो जाएंगे, 5000 शब्दों का लगभग 6 वर्ष कक्षा 6 में पढ़ने वाले को ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का नियम लागू हुआ था, उसके अनुसार प्राथमिक स्तर की जो विद्यालय शिक्षा होती है वो किस माध्यम में होनी चाहिए? मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संस्कृत भाषा? तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, तो जो बालक की प्राथमिक शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए? बालक की जो मातृभाषा होती है उसमें होनी चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। यह कथन किसका है ये बताना है। यह सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन या संशोधन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ये कथन किसका है? वाटसन का, मॉर्गन और गीलैंड का, क्रॉनबेक का, वुडवर्थ का? तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? देखिए ये किसने कहा था? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ये कथन है मेरे प्यारे साथियों
मॉर्गन व ग्लीलैंड का। किसका है? मॉर्गन और ग्लीलैंड का। ये बी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है रहता है, यह विशेष किससे संबंधित है? यानी व्यक्ति अपना जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है, ये किसके अंतर्गत आएगा ये बताना है। ए अधिगम के, बी प्रयोग के, सी कर्तव्य के, डी व्यक्तित्व के। तो बताइए सीखना किसके अंतर्गत आएगा मेरे प्यारे साथियों? यह आएगा व्यक्ति का अधिगम। ए अधिगम या सीखना भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? सीखना। अधिगम को ही सीखना कहा जाता है, लर्निंग। तो व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखना क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों? अधिगम कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा ए। कौन सा हो रहा है? ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अनुकूल दशा होने पर अधिगम की क्रिया हो जाती है। यानी बालक को अनुकूल वातावरण मिले या अनुकूल दशा मिले तो अधिगम की जो क्रिया है वो कैसी होगी ये बताना है। समान रूप से कहीं जैसी चल रही है वैसी ही रहेगी, निश्चित हो जाएगी, निर्बल होगी या कमज़ोर होगी, सबल और प्रभावशाली या प्रभावयुक्त होगी। यानी बालक को यदि सीखने के लिए उचित वातावरण या अधिगम के लिए उचित वातावरण मिलता है या अनुकूल दशा मिलती है तो अधिगम की जो क्रिया है वो कैसी हो जाती है मेरे प्यारे साथियों? सबल और प्रभावशाली या प्रभावयुक्त हो जाएगी। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रभावशाली विधि है। यह अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है ये बताना है। सीखना कब प्रभावशाली होता है? करके सीखने से, निरीक्षण करके सीखने से, परीक्षण करके सीखने से, उपयुक्त सभी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बात करी है प्रभावशाली विधि की, तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों ही प्रभावशाली विधियाँ हैं। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। देखिए करके सीखना यानी बालक जब करके सीखेगा तो वो अधिक से अधिक अधिगम है उसका प्रभावशाली होगा। निरीक्षण करके यानी किसी चीज़ का निरीक्षण करना, देख करके अगर किसी चीज़ को सीखता है तो भी अधिगम प्रभावशाली होता है। और परीक्षण करके सीखना यानी स्वयं के द्वारा कुछ परीक्षण का प्रयोग करना भी अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम है। अधिगम क्या है? सार्वभौतिक, ये सार्वभौमिक है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक वस्तु, पुस्तक, लालच। अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है मेरे प्यारे साथियों? आपको पता भी चल रहा होगा अधिगम क्या है। कोई वस्तु नहीं है, कोई पुस्तक भी नहीं है, कोई लालच भी नहीं है। तो क्या है? अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है अधिगम? ए आंसर हो जाएगा इसका। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह अधिगम सभी जगह से या ज्ञान सीखना जो या ज्ञान है वो सभी जगह से प्राप्त होता है। तो अधिगम कैसी है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहशैक्षिक प्रवृत्तियों का चयन होना चाहिए। ये सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ यानी शिक्षा के साथ साथ कौन कौन सी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो होनी चाहिए? बालकों की इच्छानुसार होनी चाहिए, विद्यालय के साधनों के अनुसार होनी चाहिए, बालकों के स्तर और आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, या अध्यापकों की सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर सबसे प्रभावशाली जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? देखिए वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। बालकों के स्तर और आवश्यकता के अनुसार सहशैक्षिक प्रवृत्तियों का चयन करना चाहिए। बालकों का स्तर कितना है, कितना वो सीख सकते हैं या उनकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार सहशैक्षिक क्रियाएं या प्रवृत्तियां लागू की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, यह किस नियम से संबंधित है? तत्परता या तैयारी का नियम ये बताना है। तत्परता का नियम, निकटता का नियम, आत्मीकरण का नियम, उपयोग का नियम। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको इससे पता भी चल रहा होगा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तत्परता का नियम। ए क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम या तैयारी का नियम। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, इस नियम पर आधारित है। कौन से नियम पर? तत्परता के नियम पर। तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम
दिया था। यानी थॉर्नडाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम बताए थे, सीखने के मुख्य नियम 3 नियम बताए थे। कितने बताए थे? 3, जिनमें तत्परता का नियम आता है, अभ्यास का नियम आता है और प्रभाव का नियम आता है। ये 3 नियम बताए थे उसने, मुख्य नियम, और 5 बताए थे गौड़ नियम थॉर्नडाइक ने। देखिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। यानी एक विशिष्ट प्रकार का उद्दीपक हो और उसका एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ संबंध स्थापित हो जाना, यह सिद्धांत है। किसने दिया था? वाटसन, थॉर्नडाइक, रॉबिन, मोंटेसरी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, संबंधवाद का सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये किसने दिए थे मेरे प्यारे साथियों? थॉर्नडाइक ने। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का नियम, उद्दीपक के प्रति विशेष अनुक्रिया या संबंधवाद का नियम, ये दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। तो एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो कौन सा है? सीखना संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसने कहा था या ये परिभाषा किसने दी थी? देखिए भाटिया ने, थॉर्नडाइक ने, डगलस ने, लॉक ने। किसने दी थी मेरे प्यारे साथियों? देखिए संबंध की बात कर रहा है, सीखना या अधिगम, संबंध स्थापित करना यानी किसी प्रतिक्रिया के साथ संबंध स्थापित करना, और यह कार्य कौन करता है? मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ये कहा था थॉर्नडाइक ने। तो संबंधवाद के सिद्धांत की बात करी जाए तो वो कौन सा संबंध है मेरे प्यारे साथियों? थॉर्नडाइक। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए किस पर प्रयोग किए? यानी थॉर्नडाइक ने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था और उसकी परीक्षा के लिए या परीक्षा के लिए किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर, मानव पर, बंदर पर, लोमड़ी पर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था वो किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो उसने भूखी बिल्ली के लिए प्रयोग किया था। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके लिए बाहर उसने अन्न का टुकड़ा या एक खाना रख दिया। तो खाने को देख करके बिल्ली एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगती है, तो और उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो उसको कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। और बात करें बंदर की, यहाँ चिंपैंजी नामक बंदर या बनमानुष पर जो प्रयोग किया था वो किया था कोहलर ने। इसने क्या था? कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक थकान में आते हैं, यानी शारीरिक थकान जो होती है उसमें क्या आता है? जमाई लेना, आसन बदलना यानी अपनी स्थिति, बैठने की जो स्थिति है उसको बदलना या अपने स्थान को बदलना, झपकी लेना, उपरोक्त सभी। तो शारीरिक थकान की बात की गई है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, आपको पता भी चल रहा होगा। यानी जमाइया लेना ये भी शारीरिक थकान है, आसन बदलना यानी अपने एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, और झपकी लेना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? शारीरिक थकान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में सीखते समय थकान उत्पन्न करने वाले कारक हैं। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी बालक जब अधिगम कर रहा है या सीख रहा है तब उसमें थकान उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा होगा? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ होंगी, प्रकाश की कमी होगी, या उपरोक्त सभी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बात की गई है थकान उत्पन्न करने वाली। देखिए दोषपूर्ण पाठ्यक्रम
ये भी थकान उत्पन्न करेगा, यानी पाठ्यक्रम प्रभावशाली या रुचिकर नहीं है तो भी, या उसमें कमी आए तो भी बालक थकान महसूस करता है। दूसरा, दोषपूर्ण शिक्षण विधि, यानी पढ़ाते समय उचित प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जाए। प्रकाश की कमी, यानी पढ़ते समय उचित प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो भी बालक थकान महसूस करते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर डी होने वाला है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं, यानी सीखना या अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, यानी मनोवैज्ञानिक द्वारा जिन कारकों को माना गया है उनके अंतर्गत कौन से आएंगे? प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक जो कारक माने गए उनमें प्रेरणा, रुचि और बुद्धि, ये तीनों ही आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। देखिए व्यक्ति में अगर सीखने के लिए प्रेरणा नहीं होगी तो सीखना या अधिगम प्रभावशाली नहीं होगा। व्यक्ति के अंतर्गत रुचि होना भी आवश्यक है, यानी सीखने के लिए के प्रति या अधिगम के प्रति व्यक्ति में रुचि होना भी आवश्यक होता है। और साथ साथ व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भी सीखने को प्रभावित करती है। तो ये सभी इसमें अंतर्गत आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक कारकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में थकान उत्पन्न होते ही शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में क्या करे? यानी बालक जैसे थकान महसूस करने लगे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक के लिए आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहिए, दंड देना चाहिए, बैठाए रखें, पुस्तकालय में ले जाएं। तो देखिए आपको पता भी चल गया होगा इसका आंसर पढ़ते ही मेरे प्यारे साथियों, यानी जो अध्यापक की जो तैयारी करते हैं तो उनको अपने एक अध्यापक के स्तर पर रखते हुए स्वयं को ऐसे प्रश्नों का आंसर देना चाहिए। तो एक अध्यापक की दृष्टि से सोचने पर ये पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आत्मविश्वास और सुरक्षा का जो भाव है वो उनमें विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। जैसे ही वो थकान महसूस करें उनमें आत्मविश्वास बनाएं और उनको सुरक्षा की भावना पैदा करें, ना कि कोई सजा दें, ना उनको बैठाए रखें, ना पुस्तकालय में ले जाएं। तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन के विषय में जो उचित नहीं है वो है, यानी मूल्यांकन जो किया जाता है उसके विषय में कौन सा उचित या सही नहीं है ये बताना है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार के संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, यानी छात्रों का जो व्यवहार होता है उससे संबंधित सामग्री एकत्रित करने का साधन होता है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है, और उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या आंसर होगा ये बताना है आपको। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए मूल्यांकन, जो व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है तो वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। साथ साथ छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन भी होता है, यानी बालकों के व्यवहार संबंधी सामग्री इकट्ठा भी की जाती है मूल्यांकन करते समय। शिक्षा के उद्देश्यों से मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी डी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं, यानी अधिगम का स्थानांतरण होता है सकारात्मक, नकारात्मक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अधिगम का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त दोनों, सी आंसर हो जाएगा। यानी सकारात्मक स्थानांतरण और नकारात्मक स्थानांतरण, यानी एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान यदि दूसरे सीखे गए ज्ञान में प्रभावशाली होता है तो वह अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक, जैसे हम सीधे हाथ से लिखना सीखते हैं तो साथ साथ उसका थोड़ा स्थानांतरण दाएं बाएं हाथ पर भी पड़ता है, तो बाएं हाथ से भी हम चाहने पर लिख सकते हैं। नकारात्मक की बात करें, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो कहलाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। यानी अधिगम जो स्थानांतरण होता है उसके सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा जो आपका होने वाला है, कौन सा होगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी मानसिक शक्तियों का सिद्धांत अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत है, यानी मानसिक स्थिति व्यक्ति के सीखने की बुद्धि से संबंधित शक्तियाँ हैं उनका स्थानांतरण होना, समान तत्वों का स्थानांतरण होना, यानी एक ही प्रकार के तत्वों का दूसरे तत्वों से समान स्थानांतरण होना, या कुछ विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, विशिष्ट तत्वों का स्थानांतरण होना।
तो डी आंसर होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, अधगम स्थानांतरण किस दिशा में होता है, यानी अधगम का जो स्थानांतरण होता है वो कैसी दिशा में होता है? इच्छा, शैक्षिक क्षमता, सामान्य बुद्धि, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अधगम का स्थानांतर किस दिशा में होगा? दशा में होता है, दिशा नहीं है दशा। यानी कौन सी स्थिति या परिस्थिति होती है जब अधगम का स्थानांतरण होता है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अधगम स्थानांतरण की दशा में इच्छा, यानी जब व्यक्ति की इच्छा होती है तो वह चाहने पर अपने अधगम का स्थानांतर दूसरी परिस्थिति में कर सकता है। शैक्षिक क्षमता, व्यक्ति की शैक्षिक जो क्षमता होती है उसमें भी स्थानांतर होता है। व्यक्ति की सामान्य बुद्धि होती है तो उसका भी अधगम स्थानांतरण में प्रभावशाली होती है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा में किसका बोध होता है, यानी व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, प्रेरणा होती है व्यक्ति के अंतर्गत, उससे किसका पता चलता है? किसी कार्य को करने का, मानसिक संताप का, पश्चाताप का, रोगों का। तो देखिए प्रेरणा से ना तो रोग का पता चलेगा, ना पश्चाताप का पता चलेगा, ना मानसिक संताप या मानसिक स्थिति का पता चलता है, बल्कि किसी कार्य को करने का बोध होता है। यानी व्यक्ति को जो प्रेरणा होती है किसी कार्य को करने के लिए, व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसको क्या कहेंगे? कार्य को करने का ज्ञान या बोध हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक उत्तेजना का अर्थ मनोविज्ञान में लिया जाता है, यानी व्यक्ति की जो आंतरिक उत्तेजना होती है उसका अर्थ मनोविज्ञान की भाषा में क्या होगा? स्मरण, प्रेरणा, विधि या सिद्धांत। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए आपको पता चला होगा, यानी व्यक्ति की आंतरिक उत्तेजना, यानी व्यक्ति जब अंदर से उत्तेजित होता है तो वो मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? बी कहलाएगा, प्रेरणा। क्या कहलाएगा? प्रेरणा या प्रेरित होना। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापन में किया जाता है, यानी जब मापन किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं? उपलब्धियों का मापन करते हैं, उपकरणों का उपयोग करते हैं, मापन परिणाम की व्याख्या करते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब मापन किया जाता है तब उपलब्धियों का मापन किया जाता है, व्यक्ति की क्या उपलब्धियां नहीं उनका भी मापन होता है, और विशिष्ट प्रकार के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है, और मापन के और परिणाम की व्याख्या भी अंत में की जाती है। तो मापन में सभी आ जाते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मापन के क्षेत्र हैं, यही मापन के कौन कौन से क्षेत्र माने जाते हैं? बुद्धि का परीक्षण करना किया जाता है मापन द्वारा, उपलब्धि का परीक्षण भी किया जाता है, अब क्षमता का परीक्षण भी होता है मापन से, और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर भी उपरोक्त सभी डी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो मापन के ये सभी क्षेत्र हैं, मापन इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। उत्तर के आधार पर अंक प्रदान करना किस श्रेणी में आता है, यानी किसी भी व्यक्ति के ने जो उत्तर दिया है उसके आधार पर उनको अंक प्रदान करना किस श्रेणी में आएगा? मापन में, पुरस्कार में, दंड में, मूल्यांकन में। बताइए मेरे प्यारे साथियों किस में आएगा? तो ये आएगा आपका, देखिए यहाँ पर ना तो पुरस्कार है और ना ही दंड है, इनको काट दीजिए। अब बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? ए, मापन हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मापन, ना कि मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन में मूल्यों का अंकन किया जाता है और उसका परिणाम निकाला जाता है, और अंक प्रदान करने का कार्य किया जाता है। जब उत्तर पुस्तिका को चेक किया जाता है तो उसको कहते हैं मापन करना, अंक निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यावहारिक, उपरोक्त सभी। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान यानी व्यक्ति के द्वारा किसी भी क्रियात्मक अनुसंधान कोई कार्य दिया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, व्यावहारिक। क्या होगा? व्यावहारिक होगा। व्यक्ति को व्यवहार में कोई कार्य करने के लिए दिया जाएगा, तो सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस माने जाते हैं। यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया था। तो उसके द्वारा प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम कार्य दिवस यानी दिनों की जो संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई? 150, 175, 200, 225।
किसकी बात कर रहा है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, ना कि उच्च प्राथमिक की। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो कार्य घंटे की जो कार्य दिवस हैं उनकी संख्या निर्धारित की गई थी, वो की गई थी मेरे प्यारे साथियों 200। कितनी की गई थी? 200 की गई थी। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर बात करें उच्च प्राथमिक स्तर की, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो की गई थी वो 220 की गई थी, 220 कार्य दिवस। अगर घंटों की भी बात कर लें तो प्राथमिक स्तर के लिए 800 घंटे, 800 घंटे किसके लिए? प्राथमिक स्तर के लिए। और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 1000 घंटे। इनको भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं यहाँ पर। कितने घंटों की बात करें तो 1000 उच्च प्राथमिक, और प्राथमिक के लिए 800। दिवस की बात करें तो प्राथमिक के लिए 200 दिवस और उच्च प्राथमिक के लिए 220 दिवस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।